brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। जैसी होती है तैयारी वैसी ही तैयारी है, तैयारी से लगता है जल्द चुनाव की बारी है। अवधी भोजपुरी भाषा के कवि कैलाश गौतम ने ये लिखा है। पूरी तैयारी हो चुकी है, 6 डाउन 1 टू गो, यानी सिर्फ एक चरण का मतदान और बाकी है, जिसके लिए 1 जून को वोट पड़ेंगे और इसके बाद चुनाव में सिर्फ बचेगी मतगणना जो 4 जून को होगी और हम भी उस रोज़ दिन भर आपके साथ रहेंगे। पल पल के रुझान भी आपको बताएंगे और फील्ड से जो अनुभव बटोर कर हमारी टीमें लौटी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले चलिए इस लोकसभा चुनाव में 7वीं और आखिरी बार आज करते हैं सीटों का विश्लेषण, बड़े चेहरों की दावेदारी का विश्लेषण और मुद्दों की परख। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 7वें चरण पर बात शुरू करने से पहले सुनिए 31 मई के 2 चर्चित चुनावी बयान। परसों मुझे सरेंडर करना है, परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है और मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है, वो है झूठ बोलने की बीमारी, जिससे वो बाज नहीं आ रहे। उनको पता था उन्होंने जाना है, लेकिन जानबूझकर अपने बुजुर्ग माँ बाप का नाम लेना, झूठी सहानुभूति करने की कोशिश करना, अपनी चोरी और अपने भ्रष्टाचार को छुपाना। आप वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने दिल्ली को लूटने का काम किया है, आपने शराब में दलाली खाई है। अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना और बाहर आना दोनों इस चुनाव में चर्चा में रहे। अब 2 जून को उन्हें न्यायालय के समक्ष सरेंडर करना है और उसके पहले केजरीवाल की टीम ने दूसरे न्यायिक विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। आपने बयान सुने, अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। सबसे ज़्यादा 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल की 9 और बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। 7वें चरण की खास सीटों के बारे में आपको बता देते हैं। पहली सीट है उत्तर प्रदेश की वाराणसी, प्रधानमंत्री की सीट है। नरेंद्र मोदी यहाँ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सामने हैं कांग्रेस के अजय राय, जो उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पिछली बार नरेंद्र मोदी यहाँ से 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते थे। दूसरी सीट है गोरखपुर। 1998 से 2017 तक योगी आदित्यनाथ यहाँ से सांसद रहे, 5 बार वो जीते यहाँ से। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ी, तब उपचुनाव हुआ और वहाँ से सपा के प्रवीण निषाद जीत गए। 2019 में चुनाव हुए तो फिर भाजपा के रवि किशन जीते, एक्टर रवि किशन। इस बार भी भाजपा ने उन्हें ही टिकट दिया है। सामने है सपा से काजल निषाद। तीसरी सीट भी उत्तर प्रदेश से है, वो है घोसी। यहाँ एनडीए की तरफ से सुभाषपा के अरविंद राजभर को टिकट दिया गया है। वो ओपी राजभर के, ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। सपा से राजीव कुमार राय और बसपा से बालकृष्ण चौहान मैदान में हैं। 2019 में बसपा के अतुल राय यहाँ से जीते थे और 2014 में भाजपा के हरि नारायण राजभर। घोसी वो सीट है जो भाजपा हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में सिर्फ एक ही बार जीत सकी है और वो है 2014। अगली सीट है बिहार से काराकाट की, जहाँ से पवन सिंह तमाम नाटकीय घटनाक्रम के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पहले टिकट दिया था और कुछ ही दिन में उन्होंने कहा कि मैं निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। फिर कुछ दिन में ट्वीट करके ये कहा कि जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं तो लड़ूंगा, लेकिन इसके कुछ ही दिन में उन्होंने ऐलान कर दिया कि चुनाव लड़ूंगा, लेकिन बिहार के काराकाट से, और वो भी निर्दलीय। यहाँ से एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और भाकपा माले के उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह।
अगली सीट है पाटलिपुत्र। यहां से 2014 और 19 में भाजपा के रामकृपाल यादव जीते थे। दोनों बार उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हराया था। इस बार भी ये दोनों उम्मीदवार मैदान में हैं। छठी सीट है पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर। 2014 और 2019 में यहां से तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी जीते, ममता बनर्जी के भतीजे आप जानते हैं, और इस बार भी वो टीएमसी की ओर से उम्मीदवार हैं। सामने हैं भाजपा से अभिजीत दास। अगली सीट है बशीरहाट। ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी लोकसभा क्षेत्र में संदेश खाली का इलाका आता है। भाजपा की तरफ से बशीरहाट से उम्मीदवार हैं रेखा पात्रा, टीएमसी के उम्मीदवार हैं हाजी नुरुल। पिछली बार यहां से एक्ट्रेस नुसरत जहां जीती थी। 8वीं सीट है हिमाचल प्रदेश की मंडी। कंगना रनौत बीजेपी के टिकट से यहां से चुनाव लड़ रही हैं। उनका पहला चुनाव है और सामने है कांग्रेस के टिकट पर विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह के पुत्र हैं। अभी शिमला ग्रामीण सीट से विधायक हैं। मंडी सीट पर सिटिंग सांसद हैं उनकी मां प्रतिभा सिंह, जो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अगली सीट है चंडीगढ़। यहाँ से 2014 और 19 में भाजपा के टिकट पर एक्ट्रेस किरण खेर जीती थी। इस बार उनका टिकट काटकर संजय टंडन को दिया गया है। वो बलराज टंडन के पुत्र हैं। बलराज टंडन संघ के पुराने नेताओं में रहे, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी रहे। संजय टंडन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने मनीष तिवारी को वहां से चुनाव मैदान में उतारा है। अभी वो आनंदपुर साहिब से सांसद हैं। इस बार उनकी सीट बदली। 10वीं सीट है पंजाब की लुधियाना। हैवी वेट्स की लड़ाई है इस सीट पर। भाजपा की तरफ से कैंडिडेट हैं रवनीत सिंह बिट्टू, पुराने कांग्रेसी जो हाल ही में इसी साल भाजपा में आ गए, और लुधियाना सीट से वो ही 2 बार के सिटिंग सांसद हैं। उनके सामने हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग। इसके अलावा भी कुछ अहम सीटें हैं, जैसे कि अनुराग ठाकुर की सीट हमीरपुर, अफजाल अंसारी की सीट गाजीपुर जहां से उनके सामने शिक्षक पारसनाथ राय हैं, अनुप्रिया पटेल की सीट मिर्ज़ापुर और हरसिमरत कौर की सीट बठिंडा। इन सब पर भी आखिरी फेज में ही वोटिंग होनी है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं या जिन पर कांटे का मुकाबला है वो कौन सी सीटें हैं, ये जानने के लिए हमने बात की चुनाव कवर कर रहे कुछ पत्रकारों से। कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये कहना राजनीतिक पंडितों के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर उस लिहाज में देखें तो पटना की जो पाटलिपुत्रा सीट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मीसा भारती रामकृपाल यादव के सामने चुनाव में आपको नजर आ रही हैं। तीसरी बार होगा जब वो रामकृपाल यादव से चुनाव में नजर आएंगी। 2 बार जो है मीसा भारती वहां से चुनाव हार चुकी हैं। इस बार लड़ाई बड़ी कांटे की वहां पर भी नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार जो है चुनाव जीता था वो मेरे को लगता है 38,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव जो है वो जीता गया था रामकृपाल यादव की तरफ से। रामकृपाल यादव लालू यादव के एक जमाने में बड़े खास हुआ करते थे। 2014 में उन्होंने टिकट ना मिलने के कारण जो है वो पार्टी छोड़ी, बीजेपी में आए और फिर लालू यादव की बेटी को ही चुनाव हरा दिया था 2 बार उन्होंने। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे काराकाट में जो है वो पवन सिंह के आने के बाद जो है लड़ाई आपको नजर आएगी कि आरजेडी, उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जेडीयू छोड़कर आए थे नीतीश कुमार से नाराज होके। अब नीतीश कुमार भी जो है वो एनडीए में आ गए हैं। पवन सिंह को टिकट दिया गया था, अगर आप देखेंगे तो बंगाल के अंदर दिया गया था उनको। बंगाल की उस सीट से उनको उम्मीदवार बनाया जहां शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव मैदान में है। लेकिन उनके कुछ वीडियो आए, उसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि उनका टिकट वापस होना चाहिए, तो उन्होंने टिकट वापस किया। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीदवार नहीं बनूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मां ने कहा है लोकसभा चुनाव लड़िए, और वो चुनाव लड़ रहा हूं मैं। और चुनाव में पवन सिंह के आने के बाद जो है ये कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग 3 कॉर्नर फाइट है वहां पे। अब वहां उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे या आरजेडी के प्रत्याशी वहां जीतते हैं, या फिर पवन सिंह की जो है ये कहें कि एक तरीके से पवन सिंह ने जिस तरीके से राजनीति में आकर अपनी एंट्री दी है वो चौंकाने वाली है। जिस तरीके से उनकी सभाओं में भीड़ नजर आ रही है वो लगता है कि 3 कॉर्नर फाइट जो है वहां पर हुई है। एक सीट और मैं आपको बता देता हूँ, हिमाचल की है मंडी सीट, जहां से कंगना रनौत जो बॉलीवुड एक्टर है वो और विक्रमादित्य सिंह वो वहां पे मैदान में है। विक्रमादित्य सिंह जो है वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। उनकी मां प्रतिभा सिंह जो है बाय इलेक्शन जीती थी यहाँ से बीजेपी के जो सांसद थे उनके निधन के बाद, और अब विक्रमादित्य सिंह यहाँ पे मैदान में है। दोनों ही जगह ये कहा जा रहा है कि लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक पंडितों का ये कहना कि लड़ाई में दमदार वहां पे नजर आ रही है, क्योंकि कंगना रनौत ये कह रही है कि ये तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं और ये आपका भला नहीं कर सकते। दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि 4 जून के बाद जब चुनाव हार जाएंगी
या जीत भी जाएंगी तो ये कभी नहीं आएंगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं सनी देओल का, जो बड़े नामों और बड़ी सीटों की बात हो गई, अब बात करते हैं टॉकिंग पॉइंट्स की। जानते हैं कि छठे और सातवें चरण के बीच कौन से 3 टॉकिंग पॉइंट्स रहे या कौन से मुद्दे ऐसे रहे जो हावी रहे। पहला मुद्दा है आरक्षण। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधनों में लगातार ये बात कही कि जब तक वो हैं आरक्षण की व्यवस्था को कोई खत्म नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 30 मई को इस चुनाव के अपने आखिरी भाषण में भी प्रधानमंत्री ने ये बात दोहराई। वहीं राहुल गांधी ने भी आरक्षण पर अपनी उस बात को दोहराते हुए वो दिखे जो वो भारत जोड़ो यात्रा के समय से करते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के ढांचे से छेड़छाड़ करना चाह रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने इस फेज के चुनाव में एक और बड़ा बयान दिया जो चर्चा का मुद्दा बना। उन्होंने कहा कि अगर 1971 में वो प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान के सैनिकों को छोड़ने के बदले करतारपुर साहिब को भारत में उन्होंने मिला लिया होता, उनसे ले लिया होता। तीसरा टॉकिंग पॉइंट रहा नवीन पटनायक की सेहत। ओडिशा की 6 सीटों पर इस फेज में वोटिंग होनी है। मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर। इस नाते ओडिशा चर्चा में बना रहा और चर्चा में रही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत भी। उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो मंच से कांपते हाथों के साथ भाषण देते दिख रहे हैं। बाद में प्रधानमंत्री ने मंच से इसका जिक्र भी किया और कहा कि नवीन बाबू की बिगड़ती सेहत के पीछे कोई साजिश लगती है। पटनायक का जवाब भी आया इस पर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इतनी चिंता है तो वो फोन करके हालचाल ही पूछ लेते। 7वें चरण के अहम और चर्चित मुद्दों पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जानकार। कोई ऐसा स्पेसिफिक मुद्दा नहीं है जो पूरे चुनाव में नजर आया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये हर चुनाव में मुद्दे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पे ट्रैक चेंज किए हैं। सबसे पहले मोदी की गारंटी, 400 पार का नारा, फिर उन्होंने कहा कि विरासत टैक्स लगाया जाएगा, मंगलसूत्र आपका छीन लिया जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन को जो है वो समाप्त कर देगा अपोजिशन का ये कहना है कि ये संविधान बदल देंगे, हम आएंगे तो महिलाओं के लिए ये करने वाले हैं। अग्निवीर जैसी स्कीम हिमाचल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, क्योंकि हिमाचल या उत्तराखंड के जो युवा हैं वो सेना में ज्यादा जाते हैं। वो ये कहना कि अग्निवीर में 4 साल जाने के बाद अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसका जो जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा, और जब कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी जो है वो सत्ता में आती है तो अग्निवीर स्कीम को जो है वो वापस लेंगी। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है। हिमाचल या जो अन्य क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश से भी बहुत से लोग जो है वो आते हैं। पंजाब के अंदर सिख बटालियन हम सबने सुना है, वो तो कहीं ना कहीं एक इशू ये भी है। लेकिन एक चीज अगर आपको देखनी होगी तो वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मुसलमानों को आपका आरक्षण यानी ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण काट के वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन इस बात को कह रहा है कि ये तो संविधान बदल देंगे, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदल दिया जाएगा। अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ईस्टर्न यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है वो वहां पे एक अच्छी खासी संख्या जो है वो दलित वर्ग की है। पंजाब में एक बहुत अच्छी खासी संख्या जो है वो दलित वर्ग की है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, मायावती बीएसपी के कैंडिडेट वहां उतारती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी और शिरोमणि का अकाली दल ने जो है गठबंधन किया था, वो सक्सेस नहीं हो पाया, वो एक अलग चीज है। लेकिन बीएसपी का एक खासा वोट बैंक जो है वो पंजाब में भी है, और उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं कि बीएसपी का एक पर्टिकुलर जो है जाति समीकरणों के अकॉर्डिंग के हिसाब से जो है वो वोट बैंक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं संविधान बदलने का और आरक्षण को मुसलमानों को देने का। लेकिन चुनाव सिर्फ मुद्दों और बयानों तक सीमित नहीं होता। चुनाव तो जनता के विवेक का मंच होता है। जनता क्या सोचती है, कैसे सोचती है, किन पैमानों पर वोट देती है, ये समझने के लिए हमने यानी लल्लन टॉप ने 7वें फेज की अपनी चुनावी यात्रा को टटोला और उससे निकाले कुछ अंश जो ये समझा सकें कि किसी क्षेत्र विशेष के वोटर किस तरह की मनोदशा से वोट करते हैं, वोटिंग पैटर्न क्या होता है, वहाँ कौन सी ऐसी बात है जिस पर चर्चा ना के बराबर हुई हो। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ। ਦਿਖਾਓ ਆ ਦਿਖਾ ਬਾਹਾਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ के। अच्छा, बाਹਾਂ डेड ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। अच्छा, कि जो इनकी बाहें इतनी बार इसमें इंजेक्ट कर लिया गया, इंजेक्शन लगे कि वो हाथ जो है वो सुन पड़ जाता है। कहे दा टीके ला के मर गया, कहे दा स्मैक पी के मर गया। मरते गरीबां दे जांदे, जेड़े वेचण दे उन्हां दा ते कोई होण नहीं डिया। फ्रिजां, पक्खे, लबारियां सब बेच दिंदे लोहे दे भाव। कह रहे हैं कि नशे के लिए घर में सब चीज लोहे के भाव बेच दिया जाता है, फ्रिज हो, कूलर हो, कुछ भी हो। कोई पुलिस वाला पुछदा ही नहीं, कहंदा ही नहीं, इन्हां दबका भी नहीं मारता। वो कह रहे हैं कि मैं पुलिस स्टेशन भी गया और मैं बोलकर आया कि या तो इसको जेल में
में बंद कर लो ताकि इसका नशा छूट सके। मार पिटाई कर दो, थोड़ा धमका दो जिससे ये नशा छोड़ सके कह रहे, लेकिन कोई किस तरीके का फर्क नहीं पड़ रहा। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਵਿਆਹ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਨਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦੇ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਦਈ। ये कह रहे हैं कि चाहे हमारे को 2 लड़कियां दे दियो लेकिन बुरा लड़का मत दियो बिल्कुल भी। तो आपको क्या सरकार से कुछ मिलता है, ऐसे राशन मिलता है इनके घर में आपके? हाँ अगर राशन है ना मिलत बा, और 2000 रुपया मिलेला खेत का और का मिलेला। हाँ मिलता है। नेता कौन सा पसंद है? मोदी ना। मोदी पसंद है। तो ये जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो, ओम प्रकाश राजभर को जानती हैं? ओम प्रकाश राजभर को कौन है? छड़ी पर ना, छड़ी, हाँ छड़ी वाले जानती हैं। तो ये बताइए, आपको पता है कि आपके नेता मोदी जी के साथ हैं कि उनके अलग लड़ रहे हैं? नहीं पता है। आप क्या है, ऐसे चुनाव वोट डालने जाती हैं आप? हाँ जानी। स्याही लगाता है या उंगली पे? हाँ। तो क्या ऐसे जहाँ पे घर का आदमी लोग बोलता है वहाँ वोट डालती हैं कि कहाँ? वही डालल जाए ना, जहाँ आदमी बोलेगा वहीं डाला जाएगा। हाँ। अरे छड़ी पर मारल जाए, छड़ी पे मारल जाएगा। हाँ तो वो कैसे, आपको कैसे लगा कि छड़ी पे डालना चाहिए? क्या फायदा हो छड़ी? अरे सब तो कहते बा, तो फायदा का बा? राशन तो मिलत बा जी, और का मिलत बा। ओम प्रकाश राजभर यहाँ आते हैं? जानती हैं, पहचानती हैं ओम प्रकाश राजभर को? एक बार तो आया लाल সিগারেটে ছেঁকা দেবে, কারেন্টে শর্ট দেবে, তোমার ব্লেড দিয়ে হাত ছিটে দেবে, দিয়ে আর বলবে বিজেপি করবি, যখন ডাকবো তখন আসতে হবে, যখন ডাকবো তখনই আসতে হবে তোদেরকে। এনি টাইম যখন তখন পার্টির প্রচার বলুন, যা বলুন সবটাই যখন খুশি তখন পার্টি অফিসে গিয়ে বসে থাকতে হয় আমাদের। কারণ নেই অকারণ নেই, পার্টি অফিসে বসে থাকো, রান্না করো, এগুলো সব আমাদের করতে হয়। मेरा आपको बुलाए हैं पार्टी ऑफिस में, जाके उन्होंने वहाँ बोलता है जे रात 12 बजे 1 बजे बुला के जाके बोलता है जे यहाँ हम लोग का यहाँ खाना बनाओ, खाना बना के हम लोग को खिलाओ। ऐसे अभद्र व्यवहार, उनको हाथ में सिगरेट का छेका दिया, उनको हाथ काट दिया ब्लेड से, और उनका साथ बदतमीजी की है, उनके साथ खराब भाषा में बदतमीजी किया, और बोले हैं जे कभी भी ऐसा पार्टीगिरी करेगा तो तुमको उठा के लेके जाएंगे। खराब मतलब जो मन चाहे वो लोग को वही सब बोलता है। दारू पीते हैं वो लोग पार्टी ऑफिस में ऐसे अभद्र बात किए हैं उनके संग में, और बोलता है जे अब आज के बाद कभी हम लोग का संग में जब भी बुलाएंगे तब भी आना पड़ेगा, नहीं तो जो वो लोग का जो मर्जी वही करेगा। आपका पूछ के शारीरिक शोषण भी हुआ, बलात्कार भी हुआ? नहीं, बलात्कार नहीं किया उन लोगों ने, मतलब ऐसे उनको सिगरेट का छेका दिया, ब्लेड से हाथ काट दिया, करंट का शॉट दिया उनको। 7वें चरण की चर्चा यहीं तक, प्रचार रुक चुका है। 1 जून को मतदान है, उससे पहले बड़े नेता क्या कर रहे हैं? 1 जून को ही इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होनी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, स्टालिन जैसे नेताओं के साथ ही तमाम अन्य विपक्षी नेता भी इस बैठक की तैयारियों में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जानते ही हैं कि कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में भी अंतिम चरण के मतदान और नतीजों के बीच के समय में वो ध्यान लगाने के लिए केदारनाथ के पास एक गुफा में गए थे, जहाँ से उनकी ध्यान लगाते हुए तस्वीरें बाद में सामने आई थी। अब उनकी कन्याकुमारी से ध्यान लगाते हुए तस्वीरें आ रही हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री के मेडिटेशन की मीडिया कवरेज को लगातार आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है, ऐसा आरोप लगा रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। बड़ी खबर यहीं तक, अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी उत्तर भारत में हीट वेव से जुड़ी हुई है। भीषण गर्मी और लू के कारण कई राज्यों से लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। बिहार में पिछले 48 घंटों में हीट वेव के कारण कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है। इसमें चुनाव ड्यूटी में लगे 8 अधिकारी भी शामिल थे। राज्य के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रोहतास जिले में 11, भोजपुर से 6 और बक्सर में 1 व्यक्ति की मौत हुई। राज्य में कई जगहों पर तापमान लगातार 44-45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। 2 दिन पहले आपने बिहार की वो तस्वीरें देखी जिसमें गर्मी के कारण स्कूलों में बच्चों की तबीयत खराब होने लगी और वे बेहोश होकर के गिरने लगे। इस घटना के बाद राज्य के स्कूलों को 30 मई से 8 जून तक के लिए बंद कर दिया गया। बिहार के औरंगाबाद में हीट स्ट्रोक के कारण आज कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई।
हमारी व्यवस्था अच्छी है। हम लोगों ने बेड पे एक्सटेंशन किया है, बड़ी बेड लगाया है। हमारे जो वार्ड्स हैं उसमें एसी अच्छी तरह से काम कर रही है। लगातार मैकेनिक्स को में रखे हुए हैं ताकि कोई एसी डिस्पंसर नहीं हो जाए। तो उसके अलावा हमारे यहाँ सभी जगह पर कूलर्स की व्यवस्था कराई है। कुछ कूलर्स हमारे यहाँ भाड़ा पर लगाया है और यह भी स्थिति इम्प्रूव कर रही है। आज जितने भी पेशेंट्स भर्ती है हमारे पास, सभी की स्थिति अच्छी हो रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में हीट वेव के कारण कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के अलावा ओडिशा, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी मौत की खबरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अगले 3-4 दिनों में हीट वेव का असर कुछ कम हो सकता है। अब दिल्ली चलते हैं। भीषण गर्मी के कारण यहाँ पानी का संकट खड़ा हो गया है। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पानी का टैंकर आते ही लोग दौड़ लगाने लगते हैं, जान जोखिम में डालकर टैंकरों पर चढ़ जा रहे हैं। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। इसके बाद भी कई इलाकों में लोगों को पीने के लिए, रोजमर्रा के कामों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है, पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल दिल्ली अपनी ज़रूरत के मुकाबले हर दिन 32 करोड़ गैलन पानी की कमी से जूझ रहा है। हाल ही में जल बोर्ड ने कहा था कि दिल्ली को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी की ज़रूरत है, लेकिन उसे 97 करोड़ गैलन पानी ही मिल पा रहा है। जल संकट को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बीजेपी नेता और लोकसभा में नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का कहना है कि दिल्ली सरकार ने एक बनावटी संकट खड़ा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि जल संकट पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आदमी पार्टी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा है। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के, आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। दिल्ली में इस समय सीवियर हीट वेव है। इस सीवियर हीट वेव के दौरान दिल्ली में पानी की भी कमी है। दिल्ली वाले परेशान हैं और ऐसे समय पर जब दिल्ली वाले परेशान हैं तो भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने कई वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके दिल्ली सरकार के सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब ऐसा आपातकाल का समय है, जब सीवियर हीट वेव है, जब 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पहुंच रहा है, जब दिल्ली के लोग परेशान हैं, तो क्या ये गंदी राजनीति करने का समय है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मदद की अपील की है। दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मांग की है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए ज्यादा पानी छोड़ने का तत्काल निर्देश दिया जाए। और अब बात कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना कथित यौन उत्पीड़न केस की। इस केस के मुख्य आरोपी जेडीएस के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना और हासन से सांसद भी हैं वो, उनको अदालत ने 6 दिन की पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। आपको याद दिला दें कि आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद प्रज्वल रेवन्ना 27 अप्रैल को गायब हो गए थे। बाद में मालूम हुआ कि वो जर्मनी में हैं। विपक्ष ने कहा कि रेवन्ना भाग गए तो परिवार वालों की तरफ से कहा गया कि ये तो पूर्व नियोजित यात्रा थी। 27 मई को रेवन्ना ने एक वीडियो संदेश जारी करके 31 मई को भारत लौटने की जानकारी दी थी और 30 मई की देर रात रेवन्ना म्यूनिख से भारत वापस लौटे। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पहुंचते ही रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि रेवन्ना को गिरफ्तार करने वाली टीम में सभी सदस्य महिलाएं थीं जो उन्हें अरेस्ट करके एयरपोर्ट से सीआईडी ऑफिस लेकर के गईं। इसके बाद यानी 31 मई को रेवन्ना को मेडिकल टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद आई पेशी की बारी। अदालत में विशेष लोक अभियोजक यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अशोक यादव ने रेवन्ना की कस्टडी के लिए दलीलें शुरू की। कोर्ट में उन्होंने कहा कि आरोपी पर बलात्कार के गंभीर आरोप हैं जो मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आरोपी ने अपना वीडियो स्वयं रिकॉर्ड किया। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया और लड़की से कपड़े उतारने को कहा। पीड़ितों को उनके बयानों के साथ आगे आने के लिए राजी करना मुश्किल है और इसके लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। प्रज्वल के वकील ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि 41A का नोटिस का जवाब न देने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्हें दूसरे मामले का हवाला देकर हिरासत में रखने की मांग नहीं करनी चाहिए। उन्हें 14 दिन की हिरासत की ज़रूरत क्यों है, इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। 1 दिन की हिरासत काफ़ी है। प्रज्वल सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। कोर्ट ने लंबी चौड़ी दलीलों को सुनने के बाद रेवन्ना को 6 जून तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया। भारत आने से पहले प्रज्वल ने सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब जानिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स।
लोकसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के मतदान 1 जून को होंगे, 4 जून को आएंगे नतीजे। इससे पहले OpenAI ने एक बड़ा दावा किया है। कहा है कि इजरायली फर्म ने लोकसभा चुनावों को बाधित करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, भाजपा विरोधी एजेंडा भी चलाया, ऐसा दावा है। रिपोर्ट में दावा ये भी है कि इजराइल बेस्ड कंपनी ने भारत पर फोकस करते हुए तमाम टिप्पणियां की। इनमें सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना और विपक्षी पार्टियों की प्रशंसा भी शामिल थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हुए लोकसभा चुनावों पर केंद्रित गतिविधियों को मई में चिन्हित किया गया था। इस कंपनी को इजराइल के एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म STOIC द्वारा संचालित किया जा रहा था। OpenAI की रिपोर्ट में उन कैंपेन का हवाला दिया गया है जिनके जरिए AI का इस्तेमाल कर जनता की राय में हेरफेर करने का प्रयास किया गया था। 1 जून की शाम को लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने वाले हैं। तमाम टीवी चैनल्स ये एग्जिट पोल्स चलाएंगे, लेकिन चैनल्स के पैनल्स में आपको कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता दिखाई नहीं देंगे। मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस का जो है उसके चेयरमैन है पवन खेड़ा। उन्होंने जानकारी दी, ट्वीट किया, लिखा कि वोटर्स ने वोट दे दिया है, फैसला सुरक्षित हो चुका है, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। इससे पहले TRP की खातिर तुक्के लगाने का हमें कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए एग्जिट पोल्स की किसी भी डिबेट में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। डिबेट्स का उद्देश्य होना चाहिए लोगों को शिक्षित करना। 4 जून की डिबेट्स में हम खुशी खुशी हिस्सा लेंगे, ऐसा पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के खिलाफ 10 शिकायतें की हैं और अब 4 जून को होने वाली मतगणना के कुछ दिन पहले एक बार फिर उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। इस बार छिंदवाड़ा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं नकुल नाथ, कमलनाथ के पुत्र हैं उन्होंने चुनाव आयोग दिल्ली में कलेक्टर की कंप्लेन की है। नकुल नाथ ने कलेक्टर को हटाने की मांग की है। इधर 16 मार्च से लागू चुनाव आचार संहिता के दौरान दर्जनबंद IAS, IFS और IPS अधिकारियों के खिलाफ नामजद शिकायतें भी कराई गई हैं। देश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, नतीजों से पहले एग्जिट पोल किस ओर इशारा कर रहे हैं, जानने के लिए लल्लन टॉप से जुड़िएगा लाइव 1 जून को शाम 6 बजे से हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा की पूरी टीम के साथ, जो अपने बेस कैंप लौट चुकी है, क्योंकि हमारी चुनाव यात्रा भी अब पूरी हो चुकी है। चुनाव फिर आएंगे और हम फिर से अलग अलग प्रदेशों में चुनावी यात्रा लेकर के निकलेंगे। इस बार की यात्रा में आपको कौन कौन से वीडियो सबसे रोचक लगे, क्या रहा आपका फीडबैक, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ये भी बताइए कि आपके यहाँ कांटे की लड़ाई है या नहीं। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।